हाय। आज हम आपके एमसीक्यू के पार्ट नंबर 16 पे हैं, जहाँ पे इम्पोर्टेंट 20 जो क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव बैंकिंग टर्म्स के क्वेश्चन वो हम कवर करेंगे, स्टार्टिंग फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1181 टू 1200। तो अभी से पहले हमने ऑलमोस्ट 1200 क्वेश्चन आपके अलग अलग पार्ट में कवर किए हैं। सारे क्वेश्चन आपके यूट्यूब चैनल लर्न बियॉन्ड पे अवेलेबल हैं और सारे ऑब्जेक्टिव आपके इस वेबसाइट learnbeyond.co.in पे भी अवेलेबल है। इफ़ यू आर न्यू ऑन द चैनल, अगर पहली बार आप देख रहे हैं तो डू लाइक शेयर, और अगर कोई क्वेश्चन कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। शुरुआत तेज रफ्तार के साथ आपके इस पार्ट नंबर 16 की हम करेंगे और 20 क्वेश्चन को हम फटाफट खत्म करेंगे। Question number 1181. Which of the following are correct about the operational risk as used in the field of banking? ऑपरेशनल रिस्क के बारे में पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा सही है। पहला ऑप्शन है रिस्क ऑफ लॉस ड्यू टू इनएडिक्वेट और फेल्ड इंटरनल प्रोसेस। देखिए, ऑपरेशनल रिस्क के बारे में पूछा तो ऑपरेशन से रिलेटेड ही आपका ऑप्शन होना चाहिए, किस चीज़ के कमी के कारण ऑपरेशनल रिस्क है। यूँ तो बैंक में बहुत सारे रिस्क होते हैं, चाहे वो ऑपरेशनल रिस्क हो, क्रेडिट रिस्क हो, मार्केट लिक्विडिटी, रेपुटेशनल, कंप्लायंस, एनवायरमेंटल एंड सोशल। बट यहाँ पे चूंकि ऑपरेशनल रिस्क के बारे में है, तो जो ऑपरेशन में हम डे टू डे यूज करते हैं उसमें क्या खामी के कारण हमारा ऑपरेशनल लॉस रिस्क दिख सकता है। सेकेंड इज रिस्क ऑफ लॉस ड्यू टू नेचुरल डिजास्टर, नेचुरल कैलामिटीज, तो ये तो ऑपरेशनल रिस्क में नहीं आएगा। सी इज लॉस अकर ड्यू टू नॉन कंप्लायंस ऑफ लीगल, तो ये भी आपका कंप्लायंस रिस्क होगा, बेसिकली नॉट ऑपरेशनल। ऑपरेशनल क्या होगा कि कुछ ऐसे इंटरनल प्रोसेस में कमी आ गई जो हमारा ऑपरेशनल रिस्क है। तो ए इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 1181। क्वेश्चन नंबर 1182, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हॉट मनी। देखिए, हॉट मनी हम किसे कहते हैं, बहुत सारे मनी हमने पढ़ाए हैं आपके टॉपिक वाइज में। हॉट मनी हम उसे कहते हैं जिसका मतलब मार्केट में वैसी लिक्विडिटी जो विदाउट लॉस शॉर्ट टर्म प्रॉफिट के लिए आए और निकल जाए, उसे हम क्या कहते हैं, तो हॉट मनी कहते हैं। इस बेसिकली इंस्ट्रूमेंट जो क्विकली इन और आउट होता है फॉर मेकिंग क्विक मनी, क्विक प्रॉफिट, दैट इज कॉल्ड हॉट मनी। तो ऑप्शन देखते हैं। If the term is used to freeze currency notes issued by RBI, of course no. B is it is a fund which flows in the market to take advantage of high interest rate. Yes, ये high interest rate plus high profit, this is also right. C is the fund which is thrown in the market to create imbalance in the stock market. No, the option is interest rate or advantage or profit. B is the right answer. Question number 1183. When a corporate entity wishes to raise money from the market, it is कौन सा वो टर्म है जिसे हम कहते हैं कि कॉर्पोरेट मार्केट से इशू कर सकता है, मार्केट से फंड रेज कर सकता है। क्लियर। देखिए, कॉर्पोरेट जो बिग कॉर्पोरेट्स हैं मार्केट से अगर फंड रेज करना चाहते हैं तो उनके पास जो ऑप्शन है, द नेम ऑफ द ऑप्शन इज अनसिक्योर्ड मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट, दैट इज कमर्शियल पेपर। शॉर्ट टर्म अनसिक्योर्ड मनी मार्केट का इंस्ट्रूमेंट है ना, और इसे कॉर्पोरेट, वैसी कॉर्पोरेट जो जिसका टर्नओवर ज़्यादा है, बेसिकली 4 करोड़ एंड प्लस, वही आपके मार्केट से फंड रेज कर सकते हैं थ्रू कमर्शियल पेपर, दैट इज कॉल्ड सीपी। ऐसे ही अनसिक्योर्ड मनी मार्केट में आपने बहुत सारे मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट के, चाहे वो ट्रेजरी बिल हो, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट हो, है ना, आपके क्या हो तो कमर्शियल पेपर हो, ये सब क्या है, मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट है, जिसमें से कमर्शियल पेपर भी है बट फॉर कॉर्पोरेट्स। क्वेश्चन 1184, when an agent asks a customer to invest in mutual fund product without telling him or her about the risk involved in the investment, the process is termed as। अगर कोई आपको एडवाइस करता है कि आप मार्केट में इन्वेस्ट करें, चाहे म्यूचुअल फंड या किसी भी थर्ड पार्टी प्रोडक्ट में हो, लेकिन उसका एडवांटेज या उसमें रिस्क एसोसिएट नहीं बनाता है, दैट इज अ टाइप ऑफ selling, but such sellings are called mis-selling of product. A is the right answer. Question number 1185. In the capital market, वो कैपिटल मार्केट जो मीडियम टर्म या फिर लॉन्ग टर्म में डील करती है, सेबी उसकी रेगुलेटर है। The term arbitrage is used with reference to। देखिए, arbitrage वो फंड है, बेसिकली financial strategy that involve exploiting price between, आप कह सकते हैं, 2 or more markets।
है ना। एक मार्केट से अगर पैसे हमें एडवांटेज कम मिल रहा है तो एक मार्केट में सेलिंग और दूसरे मार्केट में इन्वेस्टमेंट फॉर मेकिंग शॉर्ट टर्म प्रॉफिट इज कॉल्ड रिस्क फ्री प्रॉफिट, आप इसे कह सकते हैं, दैट इज कॉल्ड आर्बिट्रेज। तो आर्बिट्रेज के बारे में क्या कहता है? परचेज ऑफ सिक्योरिटी टू कवर द सेल, ऑफ कोर्स नो। बी, सेल ऑफ सिक्योरिटीज टू रिड्यूस द रिस्क ऑन परचेज, no. Simultaneously purchase and sell of securities to make profit from the price, yes, this is right. C is the right answer for question number 1185. क्वेश्चन नंबर 1186, सब प्राइम लेंडिंग, और इसी से शुरुआत जुड़ा हुआ था सब प्राइम क्राइसिस जो बेसिकली 2008 में आया था। इसमें बड़े बड़े जो बैंक थे आपके यूएस के वो डूब गए थे, राइट। तो सब प्राइम लेंडिंग का मतलब क्या होता है? देखिए यहाँ पे है, एक तो है लेंडिंग, लेंडिंग का मतलब आप ये समझिए कि लोन देना हो गया। सब प्राइम है ना, सब प्राइम का मतलब है कि आपने जो निर्धारित डॉक्यूमेंटेशन है जो आपको देखना है, लेना है, स्क्रूटनी करना है, उसमें आपने क्या कर दी, थोड़ी सी नरमी बरती और कुछ चीजों को इग्नोर करके आपने लोन दे दिया। बाद में वही लोन एनपीए हो गया और बाद में इतना बड़ा एनपीए हो गया आपके बैंक में कि उसको संभालना बैंक के लिए पॉसिबल नहीं है। दिस इज कॉल्ड सब प्राइम क्राइसिस, और यही सब प्राइम क्राइसिस आपके कहां से जन्म लिया? सब प्राइम लेंडिंग। तो ऑप्शन देखते हैं क्या कहता है। लेंडिंग डन बाय बैंक्स एट रेट्स बिलो पीएलआर, नो। सेकंड इज फंड रेज बाय द बैंक एट सब पाइलर रेट्स, नो। सी इज group of banks which are not rated as subprime banks as per Bankers Almanac, no. D is lending done by financial institutions including bank to customer not meeting with the normally required credit appraisal standards, yes, है ना। तो D is the right answer for question number 1186. Next question number 1187, currency swap. Currency swap क्या होता है? Is basically एक financial agreement है where two or more party एग्री करते हैं एक्सचेंज ऑफ फ्लो ऑफ फंड इन डिफरेंट करेंसी, दैट इज कॉल्ड करेंसी स्वैप। तो पहला कहता है करेंसी स्वैप किस चीज को मैनेज करता है? पता है, करेंसी रिस्क। सेकंड इज इंटरेस्ट रिस्क। सी इज करेंसी एंड इंटरेस्ट रिस्क। डी इज कैश फ्लो इन डिफरेंट करेंसी, दिस इज राइट, दैट इज कैश फ्लो इन डिफरेंट करेंसी। 1188, हेडक्वार्टर ऑफ NCAER, उसका फुल फॉर्म लिखा हुआ नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च। द आंसर इज इन कैपिटल, दैट इज इन दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1189, ट्रेड गैप मीन्स ऑप्शन ए गैप बिटवीन जीडीपी एंड टोटल कंजम्पशन, बी इज गैप बिटवीन टोटल इंपोर्ट्स एंड टोटल एक्सपोर्ट। तो ट्रेड गैप यही है ना, ऐसा गैप जो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के बीच में हो, हमारा एक्सपोर्ट कम हो और हमारा इंपोर्ट ज्यादा हो, दिस इज कॉल्ड ट्रेड गैप। तो बी इज राइट आंसर। तो हमें आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है क्योंकि किसी भी ऑप्शन में बी प्लस सी ऐसा है नहीं, तो आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है, वही है ट्रेड गैप। क्वेश्चन नंबर 1190, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एजेंसीज इन इंडिया इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंप्यूटेशन ऑफ नेशनल इनकम। देखिए नेशनल इनकम को आकलन करने का जो दायित्व तो आपकी इंडिया में किसी ऑर्गेनाइजेशन को दिया गया है। उस ऑर्गेनाइजेशन का एस्टैब्लिशमेंट 1950 में हुआ था। नाम था सेंट्रल स्टैटिकल ऑर्गेनाइजेशन। नाम में लिखा हुआ है स्टैटिकल, मतलब स्टैटिक्स से रिलेटेड है ना। स्टैटिकल जो आपकी फ्रेम आउट है वो ये ऑर्गेनाइजेशन करेगी, दैट इज CSO, सेंट्रल स्टैटिकल ऑर्गेनाइजेशन। बी द राइट आंसर फॉर नेशनल इनकम। क्वेश्चन नंबर 1191, which of the following is the most active segment of money market instrument? मनी मार्केट के सारे इंस्ट्रूमेंट आपके, चाहे वो कॉल मनी हो, नोटिस मनी हो, टर्म मनी हो, ट्रेजरी बिल हो, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट हो, हुंडी हो, कमर्शियल पेपर हो, सब सर्टिफिकेट आपके मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट है। बट यहाँ पे कह रहा है मोस्ट एक्टिव, तो मोस्ट एक्टिव इज कॉल मनी ना। वैसा मनी, वैसा फ्लो ऑफ फंड जो आपके ओवरनाइट पर्पस के लिए 24 आवर्स पर्पस के लिए किया जाता है, दैट इज कॉल्ड कॉल मनी, और दैट इज मोस्ट एक्टिव सेगमेंट ऑफ मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट, वो मनी मार्केट जिसे रेगुलेट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करती है। नेक्स्ट 1192, सेपा का फुल फॉर्म क्या है? सेपा स्टैंड फॉर सिंगल यूरो पेमेंट एरिया। बी इज राइट आंसर। यहाँ पे कोई कंसेप्ट नहीं है, इसका डायरेक्ट मैंने आपको ऑप्शन बताया, दैट इज सिंगल यूरो पेमेंट एरिया, सेपा। 1193, द पेड अप कैपिटल ऑफ शेड्यूल बैंक इज लेस देन। देखिए शेड्यूल बैंक की जो पेड अप कैपिटल है वो आपके 5 लाख से कम हो सकती है ना। और नॉन जो शेड्यूल बैंक होगी उसकी 5 लाख से प्लस होनी चाहिए। तो यहाँ पे बिलो 5 लाख इज द राइट आंसर, डी इज द राइट आंसर।
हाउएवर अगर स्मॉल बैंक खोलना है तो 200 करोड़ चाहिए, पेमेंट बैंक खोलना है 100 करोड़ चाहिए, प्राइवेट बैंक खोलना है तो 500 करोड़ चाहिए। तो ये तो अलग कॉन्सेप्ट है जिसके साथ मैंने एसोसिएट कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 1194, द पेड अप कैपिटल एंड कलेक्टेड फंड्स ऑफ शेड्यूल बैंक मस्ट बी नॉट लेस देन। देखिए ऊपर का था कि लेस देन शेड्यूल बैंक का कितना होना चाहिए, तो हमने बता दिया नॉन शेड्यूल बैंक का तो लेस देन 5 लाख, यहाँ पे शेड्यूल बैंक है तो यहाँ पे क्या होगा मोर देन 5 लाख। दैट इज नॉट लेस देन का मतलब है चाहे तो इसे नॉट लेस देन समझिए या फिर मोर देन समझिए, बोथ आर सेम, दैट इज 5 लाख। डी द राइट आंसर फॉर शेड्यूल कमर्शियल बैंक 1194। 1195, कोऑपरेटिव बैंक्स आर रेगुलेटेड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अंडर। तो कोऑपरेटिव बैंक्स जो सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स है वो आपके आरबीआई के अंडर तो आती है, लेकिन उस पर जो एक्ट लागू होता है वो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 दैट इज बीआरए का लागू होता है, और कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1955। तो यहाँ पे कंसीडर आपको करना है 1955, यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक है, यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है, 1965 लिखा हुआ है। यू हैव टू कंसीडर कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1955 अलोंग विथ बीआरए, जिसे आपके कोऑपरेटिव बैंक के एक्ट के तहत समझा जाता है। सी द राइट आंसर बोथ ए एंड बी, बट बी में आपको 1965 की जगह 1955 कंसीडर करना है। क्वेश्चन नंबर 19196, that is 1196, all banks registered under the dash are considered as private cooperative banks। तो कौन सा होना एक्ट है, द एक्ट इज कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1912। C is the right answer. Next, 1197 dash refers to the system in which 2 or more banks are brought under common control by a device other than holding company. This is called chain banking। बहुत important question है ये, जिसमें 2 or more banks together आते हैं, that is called chain banking। Next, a negotiable instrument act delivered to a person conditionally or for safe custody but not for the purpose of negotiation is called, that is called, जब थर्ड पार्टी के पास जाता है that is called escrow। तो B is the right answer, question 198। Second last question of this important part of 60th number video, that is dash is the process of which the ownership of the credit instrument transferred from one person to another। तो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में जो हम ट्रांसफर करते हैं, जैसे ड्रॉर और ड्रॉई होते हैं आपके, और चेक मैंने बताया था कि ड्रॉर ड्रॉई और पेई आपके होते हैं जिसमें आप ट्रांसफर कर सकते हैं, और ये सारे जो चेक का अवधारणा है वो निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के अंदर है, और यही निगोशिएबल से निगोशिएशन लिखना है निकलता है, जिससे हम वन पर्सन से अदर पर्सन पे क्या कर सकते हैं, उस टूल्स को ट्रांसफर कर सकते हैं, इट्स कॉल्ड निगोशिएशन। C is the right answer, question number second last question, that is a charge where there is neither the transfer of ownership nor the possession is called। देखिए जो आपका सिक्योरिटी है वो सिक्योरिटी 5 टाइप की है आपकी बैंकों में। एक को हम कहते हैं मॉर्गेज, इस मॉर्गेज में जो आपका पोजीशन रहता है आपके प्रॉपर्टी का वो बोरोवर के पास होता है, जैसे अचल संपत्ति होती है, जैसे आपका फ्लैट हो गया, आपकी जो लैंड हो गई, तो वो मॉर्गेज हो गया। सेकंड इज हाइपोथिकेशन। हाइपोथिकेशन में भी जो आपकी ओनरशिप होती है वो आपके बोरोवर के पास होती है, जैसे आपका कोई भी व्हीकल लोन हो गया, स्टैंडिंग क्रॉप्स हो गया, तो दैट इज कॉल्ड हाइपोथिकेशन। थर्ड इज कॉल्ड प्लेज। प्लेज में जो आपका होल्डिंग होती है वो आपके लेंडर के पास होती है, जैसे गोल्ड आपने प्लेज किया तो गोल्ड आपने बैंक में छोड़ दिया, दैट इज कॉल्ड प्लेज। लीन क्या होता है, लीन में जो पेपर सिक्योरिटी होता है उसकी जो होल्डिंग होती है, पोजीशन जो होता है वो बोरोवर के पास होता है। सपोज किसी एफडी के अगेंस्ट आपने ओडी लिया तो एफडी आपके पास रहेगा लेकिन उस एफडी पे लीन लगा रहेगा। और नेक्स्ट इज असाइनमेंट, जिसमें इंश्योरेंस के पेपर के अगेंस्ट हम लोन क्या करते हैं, देते हैं। तो यहाँ पे कह रहा है नीदर द ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप नॉर द पोजीशन, तो पोजीशन भी नहीं होता, ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप में नहीं है, दैट इज कॉल्ड हाइपोथिकेशन। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बी इज द राइट आंसर, क्वेश्चन नंबर 1200। यहीं तक की बात हम करेंगे, नेक्स्ट वीडियो इससे आगे की हम बात करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस इंपॉर्टेंट